हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गाइडेंस। पिछले वीडियो में हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 तक हमारी वीडियोस हो चुकी थी। अब पार्ट 3 की इस वीडियो में हम 1.4 कवर करेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, मतलब जो मैटर होता है अपनी स्टेट्स किस तरीके से चेंज करता है और कैसे करता है, वो सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। वी ऑल नो आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। जो तीनों स्टेट्स होती है हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और देखिए सॉलिड को यहाँ पे आइस के वे में लिया गया है, लिक्विड जो हमारी है स्टेट उसको वाटर के वे में लिया गया है, और जो गैस स्टेट है वो वाटर वेपर के वे में लिया गया है। आगे कह रहे हैं what happens inside the matter during the change of state, what happened to the particles of matter during the state of change। मतलब क्या होता है जब मैटर अपनी जो स्टेट है वो चेंज करता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पर समझाई गई हैं। ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं। इस एक्टिविटी को देखिए, यहाँ पे बोला गया है हमसे, इसमें हमसे कहा जा रहा है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इट इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। मतलब एक बीकर लिया गया है यहाँ पर, ये एक लेबोरेटरी में इस तरीके से सीन क्रिएट किया गया कि यहाँ पर हमें एक थर्मामीटर लगा के दिया गया है। यहाँ पे एक ये जो बीकर है इसमें आइस के पीसेस डाले गए हैं, और ये जो थर्मामीटर है इसका जो बल्ब है ना वो आइस से इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि थर्मामीटर में इसका टेम्परेचर हमें पता चल सके। उसके बाद क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बर्नर है, या बर्नर से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और ये आइस के पीसेस डाले जाएंगे, वो धीरे धीरे मेल्ट होंगे। नीचे देखिए क्या बोला गया है, इसी एक्टिविटी के पॉइंट्स यहाँ पे नीचे शो किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, मतलब लो फ्लेम पे हीट करना स्टार्ट कर दिया है बीकर ने। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया जा रहा है। जैसे ही आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में तो उसका टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया जा रहा है। आगे बोल रहे हैं रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। रिकॉर्ड किए गए हैं पॉइंट्स कि किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में वो जो आइस है वो मेल्ट होके पहुंच रही है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इनटू अ बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कांच की इस तरीके से रॉड लेके, जो बीकर है ना, बीकर में जो आइस मेल्ट हुई है उसमें इस तरीके से कांच की रॉड को डाल के स्टिर किया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। और उसके बाद कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। और इस तरीके से थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर का जो भी उस टाइम पे सीन है, मतलब टेम्परेचर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो वाटर है ना वो किस टेम्परेचर पर वेपोराइज्ड होना स्टार्ट हो गया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट इन द गैसियस स्टेट। इस ये जो टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया है ना, इस जगह पर हमने वो टेम्परेचर नोट किया है जो लिक्विड से गैस स्टेट में हमारा मैटर पहुंच गया है, मतलब लिक्विड स्टेट से गैस मैटर में पहुंच चुका है वेपोराइज्ड होकर। इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो मैटर की जो काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर की जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी बढ़ती जा रही है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, बहुत ज़्यादा तेजी से वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं, सॉरी वाइब्रेट हो रहे हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और एक ऐसा टाइम आता है, हीट का एक ऐसा टाइम आता है टेम्परेचर का, कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच की जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हटनी स्टार्ट हो जाती है, वो ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जब इनकी बाउंडेशन मतलब हटनी स्टार्ट हो जाती है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करने लगते हैं, बिल्कुल फ्री होके इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। और एक ऐसी स्टेज आती है जब ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक
प्रेशर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो वाला टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड की फॉर्म में, और कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए, ये रही मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी नीचे दे रखी है, हमें देख लेते हैं। ये देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट वो है किसी सॉलिड के बीच में, सॉलिड से जब लिक्विड की फॉर्म में चेंज होते हैं तो एक इंडिकेशन है उस स्ट्रेंथ का, जब पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या होती है, मतलब वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होनी स्टार्ट हो जाती है, किसकी, पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे हमें ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी दी हुई है। यहाँ पे हमें बता रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 के होता है हमारा केल्विन, यानी कि जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 273.15। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड की बात की जा रही है, फ्यूजन। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि वो प्रोसेस जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड स्टेट हमारी चेंज होती है किसी मैटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। और उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। यानी कि सेम रहेगा तो हीट कहाँ जाएगी, जो हीट उसके अंदर हम प्रोड्यूस कर रहे थे, जो इंक्रीज हो रही थी हीट, वो हीट कहाँ गई, इसका जवाब आपको बताती हूँ। दिस कंसीडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। और यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि बीकर में जो भी हम हिडन कंटेंट्स रखे थे हमने, यानी कि जो भी हमने कंटेंट्स रखे थे, आइस रखा था, तो आइस ने ये वाली जो हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली, जिसे हिडन हीट भी कहा जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, और लेटेंट का मतलब भी होता है हिडन, यानी कि छुपी हुई। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric temperature and its melting point is known as the latent heat of fusion। और latent heat of fusion हम किसे बोलते हैं, ऐसा melting point जिसमें 1 kg जो solid होती है उसे हम liquid में change करते हैं atmospheric pressure पर, और वो जो उसमें जो temperature यूज़ होता है, जो भी temperature यूज़ होता है उसी को हम बोलते हैं latent heat of fusion। इसके बाद क्या बता रहे हैं, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इनकी 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें या 273 केल्विन पे बात करें, दोनों सेम ही है। अगर सेल्सियस में लेते हैं तो 0 डिग्री लेंगे, केल्विन में लेते हैं तो 273 लिया जाएगा। तो पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस ऑफ द सेम टेम्परेचर। मतलब आइस के पार्टिकल्स की कंपेयर में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है उसी सेम टेम्परेचर पर। और इसी तरीके से आगे बोला गया है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जैसे जैसे हम हीट एनर्जी की ज़्यादा सप्लाई देते जाते हैं वाटर को, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एट इवन फास्टर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूव करते जाते हैं बहुत तेज़ी से। एट अ सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction to each other। और एक ऐसा टाइम आता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आता है जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बाउंडेशन होती है, वो एक दूसरे को तोड़ के एकदम फ्री हो जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और ये एक ऐसा टाइम आता है जब लिक्विड स्टार्ट हो जाता है चेंज होना गैस में। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जो वाटर होता है वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर पर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। मतलब बॉइलिंग यह एक ऐसी स्टेज है जब पार्टिकल्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं और चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 K, यानी कि जो वाटर का जो टेम्परेचर है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं, वो कितना है 373। या तो हम 373 केल्विन ले सकते हैं या फिर 100 डिग्री
टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, दोनों में से जो भी हम लेंगे दोनों सेम है। इसके बाद कह रहे हैं कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या हम बता सकते हैं जो लेटेंट हीट होती है वो वेपोराइजेशन किस तरीके से करती है, किस तरीके से होती है। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सेम उसी तरीके से होती है जैसे कि हमने ऊपर फ्यूजन के बारे में बताया था। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 K 100 डिग्री सेल्सियस, इनकी ये बॉइलिंग पॉइंट है जब क्या नाम है लिक्विड है वो गैस की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है किसकी कंपैरिजन में, वाटर की कंपैरिजन में। यानी कि वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि इसके अंदर हिडन हीट होती है, हिडन हीट के बारे में मैंने आपको बताया था, हिडन हीट छुपी होती है वाटर वेपर में, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू वाटर। इसके बाद देखिए हम आगे क्या कह रहे हैं, at this temperature this is because particle in steam has absorbed extra energy, यानी कि जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस टेम्परेचर पर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और किस फॉर्म में फ्री बन जाते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ में एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जिसमें बताया गया सॉलिड स्टेट से कैसे लिक्विड स्टेट में पहुँचते हैं और फिर उसके बाद कैसे गैसियस स्टेट में पहुँचते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये हमारा मैटर की फॉर्म चेंज होती जाती है। और इसी तरीके से नीचे के टेम्परेचर में भी देखिए जैसे जैसे कूलिंग होती जाती है गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट से फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। इसके बाद हमसे नीचे बोल रहे हैं सो बी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and forms liquid to gas. यही चीज़ हमें बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम में बताई कि किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट में पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा केस दिया गया है जिसमें सॉलिड से सीधे गैस फॉर्म में जाया जा सकता है विदाउट यूजिंग लिक्विड स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे सीधे सॉलिड से गैस फॉर्म में चले जाएगा। तो देखिए ये कैसे बता रहे हैं, एक एक्टिविटी की हेल्प से हमें बताया जा रहा है। इसमें बोला गया टेक सम कैम्फूर क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश, मतलब थोड़ा सा हमें कपूर लेना है उसको क्रश करते हुए मसलते हुए एक चाइना डिश यानी कि एक ऐसे चीनी के बर्तन में हमें अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसी स्टेज जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस की फॉर्म में चला जाता है लिक्विड की फॉर्म में नहीं जाता है, ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारी सॉलिड की फॉर्म होगी उससे डायरेक्ट गैस की फॉर्म में पार्टिकल्स चले जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाता है उनको, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल हमने ऊपर कपूर वाला दिया है, कपूर का एग्जाम्पल कि कपूर को जब हम बर्न करते हैं वो तो डायरेक्ट गैस की फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट हमें क्या बताया जा रहा है, डिपोजिशन के बारे में। डिपोजिशन क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी कि सेम ऐसे ही गैस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर क्या बात की जा रही है, ऊपर हमें एक चीज़ और बताई जा रही है, इसी के एग्जाम्पल का दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इनक्लोज्ड, यहाँ देखिए 14.1.4.2 का इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस। अगला पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। हमें ये पहले ही बताया गया है कि जो मैटर जो चेंज होते हैं, जो मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, वो किस वजह से होती हैं। इसका कारण है उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का स्पेस, उनके बीच के पार्टिकल्स का जो भी स्पेस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती हैं। आगे कह रहे हैं we have putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder will the particles come closer। यानी कि जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना, अगर हम उन्हें पुश करेंगे, अगर उनको प्रेशराइज करेंगे, उनको कंप्रेस करेंगे तो उनके पार्टिकल्स
आपस में क्या होते हैं, क्लोज होने स्टार्ट होती है। देखिए पिस्टन से तीनों सिलेंडर्स को देखिए पुश किया जा रहा है। देखिए पहले कितने दूर दूर ये थे पार्टिकल्स, उसके बाद और पास आने स्टार्ट हो गए और उसके बाद बिल्कुल पास आ गए। तो यहाँ पे देखिए बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई किया गया है और जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्लोज आते चले गए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, और इस तरीके से प्रेशर दे के और टेम्परेचर को रिड्यूस करके जो गैसेस है उसको लिक्विफाई किया गया है, यानी कि गैस को लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया गया है। हैव यू हेयर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? क्या हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये कैसे स्टोर की जाती है? हाई प्रेशर पर स्टोर की जाती है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। तो यानी कि जो CO2 होती है जो सॉलिड फॉर्म में, वो डायरेक्ट इस तरीके से स्टोर की जाती है कि वो गैस स्टेट की फॉर्म में आ जाती है। ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और इसके टेम्परेचर को क्या किया जाता है? घटाया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में आए बिना ये क्या नाम है, इसका जो मैटर है, जो स्टेट है, वो उसका चेंज किया जाता है। इसीलिए इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो CO2 होती है, CO2 सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है और इसी को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। Thus we say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or गैस। देखिए यहाँ पे भी उसी डायग्राम की हेल्प से हमें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से हम प्रेशर के द्वारा या कंप्रेस करके या टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके हम कैसे सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, या फिर गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में हम पहुँचते हैं। और इसके अलावा सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड की फॉर्म में किस तरीके से पहुँचते हैं। इसके बाद हमारे इंडेक्स क्वेश्चन हैं। इंडेक्स क्वेश्चन में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको समझाऊंगी। 1.5 में हमसे क्या कह रहे हैं? इवेपोरेशन के बारे में। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा प्रेशर की ज़रूरत होती है या हीट की ज़रूरत होती है जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होना होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड से गैस की फॉर्म में? ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें बताया गया है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ? हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं एवरीडे लाइफ में, वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, जहाँ पर लिक्विड से वेपर में यानी कि गैस में चेंज हुआ है। टेक्स विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट के पहुँचे लिक्विड से गैस स्टेट में जाया जा सकता है। कैसे? इवेपोरेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजिंग इनटू वेपर। जब वाटर को अनकवर्ड, खुला हुआ छोड़ा जाता है, तो वो धीरे धीरे वेपर में, भाप में चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं, एज वी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जिस तरीके से जो ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी रेस्ट पर नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट अमाउंट में उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। और एक स्मॉल फ्रैक्शन में, छोटे अमाउंट में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या करने के लिए? कि जो भी उनकी अट्रैक्शन होती है, जो भी पार्टिकल्स के बीच की जो भी अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक करने के लिए और फ्री होने के लिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज प्रेजेंट रहती है। इसके बाद हमसे आगे क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं जब विदाउट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की स्टेज आने से पहले लिक्विड फॉर्म वेपर में चेंज हो जाती है, उसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। यहाँ पर हमें फैक्टर्स बताए गए हैं इवेपोरेशन के, और कुछ एक्टिविटी की मदद से हम इनको समझ सकते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। हमने थोड़ा सा पानी लिया है और उसे कहाँ पर रख दिया है? किसी विंडो या फैन के नीचे।
उसके बाद दूसरा दोबारा हमने 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया है और उसे एक ओपन चाइना डिश में, चीनी के बर्तन में रख दिया है, किसी विंडो के पास या कहीं पे फ़ैन के पास। उसके बाद फिर से हमने एक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया है और इसको हमने कहाँ पे रख दिया है, इसको हमने रख दिया है फिर से चाइना डिश में, और कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन शेल्फ इन योर क्लास, मतलब क्लास की किसी अलमारी या कोई कपबोर्ड होता है, अलमारी के वे में ही होता है, वहाँ पर हमने इसको अलमारी के अंदर रख दिया है। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे रूम टेम्परेचर्स को, इसके टाइमिंग्स को, डेज़ को, कि किस किस तरीके से कितने टाइम में वेपर में ये चेंज हो रहा है, और इसी तरीके से रेनी डेज़ में भी हम ये ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस किस तरीके से इवेपोरेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पे बताया गया एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वी नो डैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। मतलब जिस जिस तरीके से हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमने पानी रखा था, हमने एक चाइना डिश में जो पानी रखा था उसमें देखिए जैसे जैसे हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ाया, बड़े बर्तन में रखा, उस तरीके से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता गया, मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा मात्रा में होता गया। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जिस तरीके से हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं तो यानी कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए वो कपड़े जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं उस तरीके से हमारा जो इवेपोरेशन है बहुत ज़्यादा, यानी कि वाटर वेपर होता जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर में बढ़ोतरी करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वेपर ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से होता जाएगा। थर्ड पॉइंट में हमें बता रहे हैं और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कैसे एक थोड़ा सा एकदम चिपचिपा जैसा मतलब एटमॉस्फेयर बना रहता है, यानी कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें पहले से मतलब पानी के जो कण होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि उसी टेम्परेचर पर वो जो वाटर वेपर है वो एक डेफिनेट अमाउंट में वाटर वेपर मतलब ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, जो एयर है वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, इसलिए जो रेट ऑफ जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, अब देखिए यहाँ पे हवा की स्पीड की बात की जा रही है, जैसे जैसे हवा की जो स्पीड होती है, तेज होती है, फास्ट होती है, उस टाइम पे इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए वाइंडी डे, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया जो कपड़े होते हैं वो जल्दी ही मतलब जब वाइंडी डे होते हैं, यानी कि जैसे तेज़ हवा चल रही होती है उसमें जो कपड़े होते हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं। विद द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के वो वाइंड के साथ, यानी कि जब हवा चल रही होती है उसके साथ जल्दी उड़ जाते हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होता है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, तो जो वाटर वेपर होता है ना वो डिक्रीज होता है हमारे सराउंडिंग के, हमारे चारों तरफ क्या होता है उसका जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग यानी कि शीतलता किस तरीके से हमें मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, यानी कि खुले हुए बर्तन में जिस तरीके से इवेपोरेशन होती है, वाटर वेपर होता है, द लिक्विड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी वाटर वेपर में चली गई है उसको रीगेन करने के लिए, मतलब दोबारा प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये देखिए इनकी एनर्जी वाटर वेपर में चली जाती है, तो इनके जो बीच का स्पेस होता है ना एनर्जी का, ये अपने सराउंडिंग से यानी कि आसपास के सराउंडिंग से दोबारा रीगेन कर लेते हैं, और जो ये रीगेन कर लेते हैं, ये रीगेन करने के कारण ही जो हमारा क्या नाम है कूलिंग हमें मिलती है, कूलिंग मिलती है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो ये जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन करते हैं ना, एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, यही हमारा क्या नाम है सराउंडिंग्स को यानी कि हमारे आसपास के वातावरण को कूल बनाती है। यहाँ पे कह रहे हैं वाई डू बी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर, आपने अधिकतर एक जैसे ग्लास देखा होगा उसमें जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी भरा होता है, उसके सरफेस पे ध्यान दिया होगा, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं,
ये देखिए पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर की साइड होती हैं, वही वो बोल रहे हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर। हम आइस कोल्ड वाटर लेते हैं एक टम्बलर में, ग्लास में। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो हम उसके बाहरी तरफ देखेंगे कि किस तरीके से आइस की ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट, और जैसे वो कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है, लूजेज एनर्जी लूज होना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी वहाँ से निकल जाती है, और जो उनकी जगह होती है, जो उनकी खाली जगह होती है, वो रीगेन हो जाती है दूसरी एनर्जी से, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विद वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। और वो हमें किस तरीके से दिखाई देती है फिर, जो एनर्जी दोबारा हम आसपास की सराउंडिंग से वो रीगेन कर लेते हैं, वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स में दिखाई देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हमारे इंडेक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन इंडेक्स क्वेश्चन को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन में कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।